नमस्कार मित्रों, परिज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरी स्वागत आप सभी का। मित्रों, लंबे समय से आप लोगों की मांग रही है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की भी कक्षाएं प्रारंभ की जाए। तो मित्रों, आज से शुरू करते हैं भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा, एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया। तो भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था को जाने उससे पहले भारतीय संविधान सभा को जान लेना ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो आइए सर्वप्रथम बात करें भारत की संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा की। भारत की संविधान सभा वह समिति, वह कमेटी जिसके द्वारा भारत का संविधान लिखा गया या भारत का संविधान निर्मित किया गया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश का संविधान हो, संविधान को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जाता है। संविधान का जो एक प्रकार होता है वो होता है लिखित संविधान, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं निर्मित संविधान। और संविधान का जो दूसरा प्रकार है उसे आप कहेंगे अलिखित संविधान अथवा अनिर्मित संविधान। पहले जरा मोटे तौर पर इन दोनों में अंतर जान लें, क्या है ये दोनों। बात करें अगर लिखित या निर्मित संविधान की, तो आपके मन में एक विचार उठ सकता है कि लिखित संविधान से अभिप्राय है ऐसा संविधान जो लिखा गया हो, और अलिखित संविधान का तात्पर्य वह संविधान जो नहीं लिखा गया हो। परंतु गलत जवाब है मित्रों। वास्तव में सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है लिखित संविधान से तात्पर्य है ऐसा संविधान जो निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा लिखा गया हो, अर्थात जिसके लिखने का समय भी निश्चित हो और जिसको लिखने वाले लोग भी निश्चित हो। अगर मैं बात करूं लिखने वाले लोग निश्चित हो, इसका मतलब जरूर कोई सभा रही होगी, जरूर कोई समिति रही होगी, कुछ लोगों का संगठन रहा होगा जिन्होंने मिलकर निश्चित समय में उस संविधान की रचना की होगी। तो ऐसे लोगों के समूह को संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा कहते हैं। अर्थात जिस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय में किया गया हो, आप उसे लिखित संविधान कहेंगे। और लिखित संविधान का दुनिया का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका का मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति के पश्चात जब अमेरिका आजाद हुआ और 1787 में अमेरिका में जेफरसन की अध्यक्षता में एक संविधान सभा गठित हुई, और उस संविधान सभा के द्वारा अमेरिकी संविधान लिखा गया जो 1787 में 1787 में लागू हुआ। इसका सीधा साधा अर्थ है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत भी लिखित संविधान का उदाहरण है। इसका मतलब भारत के संविधान की रचना भी निश्चित समय में एक संविधान सभा के द्वारा की गई। दूसरा जो शब्द आपके सामने अलिखित या अनिर्मित संविधान, इसका तात्पर्य है वह संविधान जिसकी रचना निश्चित समय में निश्चित संगठन या व्यक्ति समुदाय के द्वारा नहीं की गई हो। और अलिखित संविधानों में नाम आता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का संविधान निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया है। इंग्लैंड के संविधान के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। और इंग्लैंड के संविधान में संसदीय विधि, न्यायिक निर्णय, बहुत सारे अभिसमय और बहुत सारे विवेक, तर्क और उस समय की प्रचलित परंपराओं को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि विश्व में अलिखित या अनिर्मित संविधान का उदाहरण है इंग्लैंड। ऐसा नहीं मित्रों कि इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं है। आप जाइए किसी बुक स्टोर पर और इंग्लैंड के संविधान की प्रति खरीदे, निश्चित रूप से इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ है। तो फिर आप कहेंगे अलिखित क्यों? अलिखित इसलिए है क्योंकि इस संविधान की रचना, इसका निर्माण निश्चित समय में नहीं हुआ है और किसी निश्चित समिति या सभा के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। इसलिए हम इसे अलिखित या अनिर्मित संविधान भी कह देते हैं। तो हमने जाना संविधान के दो प्रकार, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, और भारत का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है।
निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि जिस संविधान को निश्चित समिति के द्वारा लिखा जाता है उसे संविधान सभा अथवा संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। और वह व्यक्ति जिसने विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द दिया वो व्यक्ति, वो विचारक थे हेनरी मैन, जो ब्रिटिश विचारक थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश विचारक हेनरी मैन ने संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया। अब भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो जैसा कि आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश रहा है और ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1784 का फिर से इंडिया एक्ट, कालांतर में विभिन्न प्रकार के चार्टर अधिनियम और फिर 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और कालांतर में भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919 के निर्माण किए गए। यही वो दौर था मित्रों जब भारतीय लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भावना बलवती हो रही है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया जाए और भारत के संविधान की रचना ब्रिटिश संसद द्वारा ना हो और कहीं न कहीं संविधान के निर्माण में भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। तो आइए सर्वप्रथम बात करें वो कौन लोग थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस तरह का विचार दिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत में संविधान सभा की मांग की। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का इतिहास, यहां से अपने विषय को प्रारंभ करें, भारत में संविधान सभा का इतिहास। जब बात आती है भारत में संविधान सभा के इतिहास की तो मित्रों सर्वप्रथम नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बात है 1895 की। तिलक इस समय बंबई विधान परिषद के सदस्य है, बंबई विधान परिषद। और इन विधान परिषदों को आजकल विधानसभाएं भी बोल दिया जाता है। 1895 में बंबई विधान परिषद में स्वराज्य विधेयक पर चर्चा करते हुए या स्वराज्य बिल पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम तिलक के द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम और इस अधिनियम में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया और इसी अधिनियम के तहत बाल गंगाधर तिलक बंबई की विधान परिषद से निर्वाचित हुए और बंबई की विधान परिषद में एक बिल जिसका भी मैंने आपको नाम लिखा स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य बिल पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम तिलक ने ऐसा विचार दिया कि भारत में एक संविधान सभा हो जिसमें भारतीयों की भी भागीदारी हो। कालांतर में इसी भावना को बल मिला 1918। बात है 1918 की मित्रों, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। 1918 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसी दिल्ली अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में एक शब्द इस्तेमाल किया मित्रों जिसका नाम था आत्मनिर्णय का अधिकार। और इसी आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि भारत के संदर्भ में यदि कोई भी संविधान बनाया जाए, कोई भी अधिनियम बनाया जाए तो उसमें भारतीयों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, भारतीयों को भी आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। देखिए अभी तक कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा नहीं मांगी जा रही है, केवल अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के विचार, इस तरह की भावनाएं प्रकट की जा रही है। तो 1918 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय के द्वारा आत्मनिर्णय की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष की गई। कालांतर में संविधान सभा के विचार को, इस भावना को बल मिला 1922 में। इस समय भारत की राजनीति में आप जानते हैं कि गांधी जी का पदार्पण हो चुका है। गांधी जी इस समय अपनी एक पत्रिका, अपना अखबार चलाते हैं यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से
गांधी जी ने भारत में संविधान सभा की मांग को, इस विचार को प्रबल बना दिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में जो लेख लिखा उसे नाम दिया गया गांधी जी का राजनीतिक घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में गांधी जी का एक कथन है कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्माण स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाएगा। कथन एक बार वापस सुने, भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्माण स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाएगा। अर्थात जब कभी भी भारत का संविधान बने उसमें भारतीयों की भागीदारी हो, वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। तो 1922 यंग इंडिया अखबार गांधी जी का राजनीतिक घोषणा पत्र, जिसमें गांधी जी द्वारा संविधान सभा की मांग को प्रबल रूप दिया गया। कालांतर में 1924 तक आते आते भारत में संविधान सभा के गठन और इस संबंध में मांग को काफी बल मिला। आइए देखें इस दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं। बात है 1924 की। ब्रिटिश सरकार द्वारा तेज बहादुर सप्रू, जो लिबरल फेडरेशन पार्टी के सदस्य है, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। सामान्य शब्दों में हम इसे सप्रू कमेटी कहते हैं, आप इसे प्रशासनिक सुधार समिति भी कह सकते हैं। तो सप्रू की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, इस कमेटी में सप्रू के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संविधान सभा के निर्माण, संविधान के निर्माण में भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो 1924 तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भी संविधान में भारतीयों को शामिल करने का विचार दिया गया। इसी प्रकार का विचार एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता के द्वारा भी रखा गया, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के भारत में संस्थापक रहे हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी भारत में एक संविधान सभा का गठन करने और उसमें भारतीय व्यक्तियों को शामिल करने का विचार दिया गया। यहां से देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है। अब तक जितने भी लोगों ने संविधान या संविधान सभा का विचार दिया, कहीं न कहीं वो अप्रत्यक्ष विचार थे। प्रत्यक्ष रूप से किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर संविधान और संविधान सभा की बात रखी गई तो वो व्यक्ति है एमएन रॉय। तो आपने ये व्यक्तिगत रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भारत में संविधान और संविधान सभा की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं एमएन रॉय। 1924 में मित्रों, स्वराज्य पार्टी के द्वारा भी इसी प्रकार संविधान सभा की मांग रखी गई ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष। स्वराज्य पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में कांग्रेस से प्रथम एक नई पार्टी का गठन किया गया, स्वराज्य पार्टी। और 1924 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा का विचार दिया गया। तो वह दल जिसने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का विचार दिया, तो आप कहेंगे स्वराज्य पार्टी। और वह व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग रखी, एमएन रॉय के द्वारा। अभी तक ये जो भी मांगे, जो प्रस्ताव, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार इन्हें खारिज किए जा रही है। संविधान की इसी भावना को बल मिला 1928 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1928 में भारत में नेहरू कमेटी का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक समिति बनी, जिसे आप नेहरू समिति या नेहरू कमेटी कहते हैं। नेहरू समिति वास्तव में उस समय के जो भारत सचिव या भारत मंत्री थे, लॉर्ड बर्किनहेम, उनकी चुनौती का जवाब देने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि ये वो दौर है मित्रों जब आप जानते हैं कि भारत में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की जा चुकी है, ताकि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जा सके और नए अधिनियम के लिए अपने सुझाव दिए जा सके। भारतीय व्यक्ति ये चाहते हैं कि इस कमीशन में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा जब ये मांग खारिज कर दी गई, तब भारत में साइमन विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। लॉर्ड बर्किनहेम जो समय भारत सचिव थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय लोग बड़े मूर्ख हैं और वो संवैधानिक विकास में अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर उनमें बौद्धिक क्षमता है तो वो इसी प्रकार का ड्राफ्ट हमारे समक्ष लेकर आए, हम उन पर विचार करेंगे। लॉर्ड बर्किनहेम की इस चुनौती का जवाब देने के लिए
कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भारत के लगभग 28 छोटे बड़े सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक सर्वदलीय कमेटी गठित हुई, जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं। लगातार 6 महीने तक और 28 अधिवेशनों के पश्चात इस कमेटी के द्वारा भारत के संविधान का एक खाका, एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप बनाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया कि ऐसा संविधान चाहिए हम लोगों को। उस ड्राफ्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इस नेहरू समिति के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत में संविधान का एक ड्राफ्ट, संविधान का एक खाका या संविधान का एक ब्लूप्रिंट निर्माण करके ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया। तो वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान का एक ड्राफ्ट या ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया, तो हमारा जवाब होगा नेहरू समिति, नेहरू रिपोर्ट 1928। कालांतर में 1934 में आपसे पूछे कि कांग्रेस के द्वारा विधिवत रूप से कब इस तरह से संविधान सभा की मांग की जा रही है, तो हमारा जवाब होगा जून 1934। बात है जून 1934 की। कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई और कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा विधिवत रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष ऐसी मांग रखी गई कि भारत में भारतीयों की एक संविधान सभा हो। इसी द्वारा 1935 का अधिनियम आ गया मित्रों, और कांग्रेस के द्वारा और खास करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम की मुखर आलोचना की गई। तत्पश्चात 1936 में जब कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ, इस फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न केवल प्रबल रूप से 1935 के अधिनियम की आलोचना की गई, इसे आप जानते हैं कि अत्यंत निराशावादी अधिनियम नाम दिया। इसे दास्ता का नया चार्टर, दास्ता का नया घोषणा पत्र और ऐसी रेल, ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन नहीं है और ब्रेक बहुत है, अर्थात अनेक ब्रेकों वाली और बिना इंजन वाली गाड़ी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं नेहरू। तो नेहरू ने इस फैजपुर अधिवेशन में न केवल 1935 के अधिनियम की आलोचना की, अपितु अपने अध्यक्षीय भाषण में विधिवत रूप से भारत की संविधान सभा का एक विचार और ऐसी मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई। तो संविधान की मांग में कांग्रेस का क्या योगदान है, तो आपका जवाब होगा कि जून 1934 कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग रखी गई और विधि पूर्वक 1936 कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसी प्रकार की संविधान सभा के गठन और उसकी मांग ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष की गई। अभी तक आपने जो भी पढ़ा 1895 से लेकर 1936 तक लगातार इस तरह के मांग, इस तरह के सुझाव, इस तरह के विचार ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष रखे जा रहे हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार इन सारी मांगों को खारिज किए जा रही है। पहली बार मित्रों अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में संविधान सभा का एक विचार, एक फॉर्मूला दिया गया और ऐसा विचार आया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो बात है अगस्त प्रस्ताव की, 8 अगस्त 1940 की, 8 अगस्त 1940। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल, जिसे आप वाइसरॉय भी कहते हैं, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 1940 की। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बनते, और प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति बड़ी खराब है और इधर कांग्रेस लगातार आंदोलन की बात कर रही है। लिनलिथगो नहीं चाहते हैं कि युद्धकालीन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस के द्वारा किसी प्रकार का जन आंदोलन किया जाए। तो कांग्रेस को आंदोलन से रोकने के लिए लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया। चूंकि यह प्रस्ताव 8 अगस्त को आया, इसलिए इस प्रस्ताव को हमने नाम दिया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि कांग्रेस आंदोलन ना करे और यदि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करे, तो युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें
भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो उसमें शब्द था युद्ध के उपरांत, और उसमें ब्रिटिश सदस्य भी होंगे संविधान सभा में और भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के माध्यम से भारत में संविधान सभा में भारतीयों की भागीदारी का एक प्रस्ताव आया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, और यह प्रस्ताव दिया गया लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। कालांतर में इसी प्रस्ताव को बल मिला 1942 में, और जैसा कि आप जानते हैं 1942 में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, उनके युद्ध मंत्री के रूप में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, बात है मार्च 1942 की। इसे हम क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। इस समय इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री है मित्रों, चर्चिल, और चर्चिल ये चाहते हैं, क्योंकि चर्चिल के ऊपर अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का दबाव है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका की संसद। चर्चिल और ज्यादा अमेरिका से सहायता चाहते हैं, लेकिन चर्चिल की सहायता को अमेरिकी सीनेट ठुकरा चुकी है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट चर्चिल की उपनिवेशवादी नीतियों की बड़ी विरोधी रही है। ऐसी स्थिति में चर्चिल के ऊपर यह दबाव है कि वो भारत के साथ बातचीत करे और भारतीयों का समर्थन हासिल करे। इस उद्देश्य से चर्चिल ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने युद्ध मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मार्च 1942 क्रिप्स भारत आते हैं, भारत के सारे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करते हैं। अगस्त 1942 में क्रिप्स का प्रस्ताव आता है, जिसमें क्रिप्स बहुत सारे अपने प्रस्ताव देते हैं, और उन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव था कि युद्ध के उपरांत भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, युद्ध के उपरांत। और जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस ने, गांधी और नेहरू ने क्रिप्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और जैसा कि आपने पढ़ा है, गांधी जी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, और नेहरू ने इसमें एक शब्द और भी जोड़ दिया, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो इस प्रकार 1942 क्रिप्स प्रस्ताव भी असफल हो जाते हैं। लेकिन काम की बात यह है कि इस प्रस्ताव में भी क्रिप्स ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मार्फत यह वादा किया कि युद्ध के उपरांत भारत में जो संविधान सभा बनेगी उसमें भारतीयों की भागीदारी भी ली जाएगी। तो यहां तक तो देखिए केवल और केवल इस तरह के प्रस्ताव और विचार आ रहे थे। अब बात करें कैसे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो बात है 1945। इस समय युद्ध समाप्त हो चुका है, इंग्लैंड युद्ध जीत चुका है, इंग्लैंड में आम चुनाव हुए, और इस आम चुनाव में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है। लेबर पार्टी आश्चर्यजनक रूप से चुनाव जीत जाती है, और लेबर पार्टी के नेता एटली, क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्योंकि एटली की नीतियां, लेबर पार्टी की नीतियां कहीं न कहीं भारत के समर्थन में रही है, और चुनाव के दौरान ही कहीं न कहीं लेबर पार्टी और एटली वादा कर चुके थे कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम सोने की तस्तरी में रखकर भारत को आजादी गिफ्ट करने वाले हैं। एटली चुनाव जीत चुके हैं। इधर भारत में भी कई सारे नए परिवर्तन आ रहे हैं। भारत में नौसेना अपना विद्रोह कर चुकी है, फरवरी 1946 की बात कर रहा हूं, और जैसे ही भारत में नौसेना विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946, उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद 20 फरवरी 1946 को एटली एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, जिसे एटली की घोषणा कहते हैं। और इस घोषणा में एटली के द्वारा यह वादा किया गया कि जून 1948 से पहले पहले ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी, भारत को औपनिवेशवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, और अंतिम ब्रिटिशर्स, अंतिम ब्रिटिश सिपाही भारतीय भूमि को खाली कर देंगे। और इसी बात को लागू करने के लिए इटली के द्वारा 3 सदस्यों के एक मंत्रिमंडल को भारत भेजा गया। चूंकि तीनों सदस्य इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री थे, अतः इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। तो बात है 1946 की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 3 सदस्यों का एक आयोग गठित किया गया, जिसे कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा की गई थी मार्च 1946 में, और मई 1946
बाद में कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे वो प्रकाशित भी हुए। चूंकि 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, अतः इसे कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना भी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकलता है मित्रों यहाँ से, और परीक्षा में भिन्न-भिन्न रूपों से सवाल पूछा जाता है कि इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन थे, इसका अध्यक्ष कौन था। तो आइए बात करें इसके 3 सदस्य। पहले सदस्य के रूप में नाम आता है सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस, और ये सर पैट्रिक लॉरेंस इस समय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं। अर्थात पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया, और पैट्रिक लॉरेंस इस समय भारत सचिव है, और सामान्य शब्दों में कहते हैं कि ये भारत मंत्री है। इनके सहयोगी के रूप में जो अन्य सदस्य आए उसमें दूसरा नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है मित्रों जो 1942 में भारत आ चुके हैं क्रिप्स मिशन के रूप में। और स्टेफर्ड क्रिप्स इस समय इंग्लैंड के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और सामान्य शब्दों में आप इन्हें व्यापार मंत्री भी कह सकते हैं। तीसरे जो इनके सहयोगी थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, और एबी अलेक्जेंडर इस समय इंग्लैंड में फर्स्ट लॉर्ड और नौसेना बोर्ड के चेयरमैन थे, तो आप इन्हें कहेंगे ये नौसेना मंत्री है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष है कैबिनेट मिशन के, भारत सचिव है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो इंग्लैंड के व्यापार मंत्री है, और एबी अलेक्जेंडर जो इंग्लैंड के नौसेना मंत्री है। कैबिनेट मिशन के भारत आने के 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 सबसे पहला उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता का रोड मैप तैयार करना, और दूसरा भारत में संविधान सभा का गठन करना और संविधान सभा के गठन के संबंध में सुझाव देना। तो इसका मतलब भारत में जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से बनी। अर्थात जो मांग 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई, वो मांग पूरी हुई 1946 तक आते कैबिनेट मिशन के माध्यम से। तो यहां से फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया, या किस प्रस्ताव या किस योजना से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो हमारा जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना, मंत्रिमंडलीय योजना के तहत भारत में संविधान सभा बनी, संविधान सभा का गठन हुआ। ये सारी बातें तो हुई मित्रों भारत में संविधान सभा का इतिहास। आइए अब बात करें कैसी बनी भारत की संविधान सभा, कितने सदस्य थे, और यहां से महत्वपूर्ण बिंदु और रोचक बिंदु क्या क्या निकल कर आते हैं। तो आइए बात करें भारत में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव, ये योजना दी गई कि भारत की संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे वो कुल सदस्य होंगे 389, 389 सदस्य होंगे। इसमें एक भी ब्रिटिश सदस्य नहीं होगा, सारे के सारे भारतीय सदस्य होंगे। यहां से फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है मित्रों कि 389 ही क्यों, इससे कम, इससे ज्यादा क्यों? राउंड फिगर में भी तो कोई सदस्य रखे जा सकते थे। तो इसके पीछे कारण भी है मित्रों कि ये जो सदस्य निर्धारित किए गए ये भारत की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए गए। ये प्रावधान किया गया कि संविधान सभा का एक जो सदस्य होगा वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 1941 की जनगणना के आधार पर भारत में लगभग 39 करोड़ के लगभग की जनसंख्या है, और अगर आप 10 लाख के अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं तो संख्या हमारे सामने जो फिगर आता है 389 आता है। इसका मतलब संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे वो 389 सदस्य होंगे, और ये जो 389 सदस्य है मित्रों, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात 10 लाख अनुपात 1, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित हो रहा है। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। ये सदस्य कहां से आएंगे, जरा इसका वर्गीकरण भी देख लें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारत का भूगोल
दो भागों में विभक्त है। एक तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश राज्य और एक देशी रियासत है। आपने कभी आजादी से पहले का भारत का नक्शा देखा होगा मित्रों। भारत के नक्शे को दो रंगों में रंगा हुआ नजर आता था, लाल रंग और पीला रंग। लाल रंग का मतलब वो राज्य, वो संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश जिस पर सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश संसद का आधिपत्य था, उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुकारा जाता था। और ऐसे 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जिस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण था। और बाकी सारा भारत देशी रियासतों में विभक्त था। लगभग 562 देशी रियासतें थी, छोटी बड़ी, जो बटलर कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारत दो भागों में विभक्त है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट। और चूंकि कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि न केवल राज्यों को अपितु देशी रियासतों को भी संविधान सभा में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, और इसी कारण इस संविधान सभा को 3 भागों में विभक्त किया गया। 3 भागों में यह कहा गया, प्रांतों के सदस्य, संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य और देशी रियासतों के सदस्य। आइए देखें कहां से कितना प्रतिनिधित्व मिला। इस समय भारत में 11 राज्य थे। इस समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश है और इस समय भारत में 562 देशी रियासत है। अगर प्रांतों की बात करें तो 11 प्रांतों में आप कहेंगे बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, 11 राज्य। 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, इस समय भारत की राजधानी है, अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे राजपूताने का हिस्सा रहा है, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, ये कुर्ग कर्नाटक का क्षेत्र, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, आजकल ये पाकिस्तान में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस प्रकार 4 केंद्र शासित प्रदेश और देशी रियासतें 562। ये प्रावधान किया गया। एक बार वापस से दोहरा दो मित्रों, 11 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। भारत में उस समय राज्य थे 11, केंद्र शासित संघ शासित क्षेत्र या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कमिश्नरी क्षेत्र, ये थे 4 और देशी रियासतें 562। अब जरा जान लें किनको कितना प्रतिनिधित्व मिला। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं 11 राज्यों की। 11 राज्यों में चूंकि सर्वाधिक भारत की जनसंख्या निवास कर रही है, इसलिए प्रांतों को सदस्य मिले 292, 292। केंद्र शासित प्रदेशों को सदस्य मिले 4, यानी हर केंद्र शासित प्रदेश से 1 सदस्य। और देशी रियासतों को जो प्रतिनिधि मिले 93, 93 सदस्य देशी रियासतों को मिले उनकी जनसंख्या के आधार पर। इसका मतलब संपूर्ण भारत को 389, 389 आप कहेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया, और हर राज्य को, हर रियासत को 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में सदस्य आवंटित किए गए। और इस तरह से आवंटन हुआ। प्रांतों को यानी राज्यों को 292 सदस्य मिले, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 और देशी रियासतों को मिले 93 सदस्य। अब ये सदस्य किस प्रकार संविधान सभा में आएंगे, जरा इसको भी जान लें। ये प्रावधान किया गया कि ये जो 292 सदस्य है प्रांतों के, और ये जो 4 सदस्य है केंद्र शासित प्रदेशों के 296 सदस्य, इनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा इनका। पर निर्वाचन किस प्रकार का होगा? इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होगा, यानी सीधा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कारण भी जान लें। एक तो समय भारत की आप कहेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जा सके, और दूसरा मुस्लिम लीग खुले रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की विरोधी थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा था कि हमारी जनसंख्या कम है और यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया तो मुस्लिम लीग को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसलिए यह तय किया गया कि प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों के ये जो 296 सदस्य है इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इन सदस्यों को चुना जाएगा। और फिर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा
कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है तो फिर इनको मतदान में वोटिंग कौन करेगा? मित्रों, इस समय आप जानते हैं कि प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदें बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बनी हुई है, जिन्हें आज की हम विधानसभाएं कहते हैं। और अभी हाल ही में 1945 में इन सारे ही राज्यों में विधान परिषदों के चुनाव हुए हैं। यहाँ पर मंत्रिमंडल स्थापित है। तो यह तय किया गया कि प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य, जिन्हें आज की भाषा में बोलचाल में विधायक कहते हैं, एमएलए, तो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का, इन डेलीगेट्स का निर्वाचन किया जाएगा। तो दो बातें मैं वापस से दोहरा दूं कि प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों के 296 सदस्य जो संविधान सभा में चुने जाएंगे, उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। मतदान जनता नहीं करेगी, मतदान में भाग लेंगे प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य, अर्थात इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन होगा। और ये जो देशी रियासतों के 93 सदस्य है मित्रों, ये मनोनीत होंगे और इन्हें संविधान सभा में मनोनीत करने का अधिकार होगा राजाओं के पास, अर्थात राजा अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को बिना चुनाव के सीधे ही संविधान सभा में मनोनीत कर सकता है। तो मोटे तौर पर आप ये कहेंगे कि इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए और 93 सदस्यों को राजाओं के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। ये तो हो गई भारत की संविधान सभा का एक ढांचा, एक गठन कि इस तरह की एक संविधान सभा बनेगी और इस प्रकार की एक संविधान सभा बनेगी। ये जो संविधान सभा के जो राज्य रहे हैं 11 राज्य, उन 11 राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, जरा इसको भी जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ये जो ब्रिटिश प्रांत है, 11 राज्य है, इन सारे ही 11 राज्यों को 3 समूहों में विभक्त किया जाएगा। तो सीधा सीधा सा प्रश्न है, इन 11 राज्यों को कितने वर्गों में, कितने समूहों में विभक्त किया गया? तो जवाब होगा इनको 3 समूहों में बांटा गया। आइए जाने 3 समूह कौन से। सबसे पहले ये कहा गया कि जो समूह ए होगा, इस समूह ए में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, अर्थात वो राज्य जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, उसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया। नाम जान लें इन 6 राज्यों के। इन 6 राज्यों में शामिल है बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत से अभिप्राय है आज का हमारा उत्तर प्रदेश और आसपास का क्षेत्र, जिसे उस जमाने में संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा जाता था, और मध्य प्रांत। इस प्रकार 6 राज्य बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत 6 राज्य, और इन्हें समूह ए में रखा जाएगा। और इनको जो सीटें आवंटित होगी संविधान सभा में 389 में से 187 सीटें, अर्थात राज्यों को जो 292 सीटें मिली है, इन सीटों में से समूह ए के इन राज्यों को 187 सीटें मिलेगी। समूह बी में 3 राज्यों को शामिल किया गया और ग्रुप बी में रखा गया पंजाब को, ग्रुप बी में रखा गया सिंध को, और ग्रुप बी में रखा गया उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इन 3 क्षेत्रों को, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को ग्रुप बी में रखा गया और ग्रुप बी को जो सीटें आवंटित हुई 35 सीटें ग्रुप बी को। तो ग्रुप ए 6 राज्य, हिंदू बहुल राज्य, 187 सीटें मिली हैं। ग्रुप बी 3 राज्य है ग्रुप बी में और 35 सीटें मिली। समूह सी को जान लें, ग्रुप सी में 2 राज्यों को रखा गया और ये 2 राज्य थे बंगाल और असम, और इन्हें संविधान सभा में 70 सीटें आवंटित की गई। एक बार वापस से जान लें, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के सभी ब्रिटिश प्रांतों को, यानी 11 प्रांतों को 3 समूहों में विभक्त किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखें।
और खास करके बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। समूह ए, मैं वापस से दोहरा दूं, समूह ए में 6 हिंदू बहुल क्षेत्रों को रखा गया, बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, और इसे संविधान सभा में सीटें आवंटित हुई 187। ग्रुप बी, ये मुस्लिम बहुल 3 राज्य है, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और इनको सीटें आवंटित हुई 35। ग्रुप सी, इसमें मिश्रित जनसंख्या थी, बंगाल और असम 2 राज्यों को समूह सी में शामिल किया गया और इसे संविधान सभा में सीटें मिली 70। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो 296 सीटें हैं और जिसमें प्रांतों की जो 292 सीटें हैं, इनमें इन राज्यों का इस प्रकार आप कहेंगे सीटों का आवंटन या सीटों का वर्गीकरण किया गया। ये सारा का सारा ड्राफ्ट कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं मुस्लिम लीग प्रथम पाकिस्तान चाह रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया और एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार किया और गांधी जी ने तो खुले दिल से कैबिनेट मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंग्रेजों के हाथों इससे बेहतर चीज बन ही नहीं सकती। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग को भी कहीं भी आभास हो चुका है कि उन्हें पृथक पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि क्रुद्ध हृदय से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया था कि जुलाई और अगस्त के माह में इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव होंगे, प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों के। तो आइए जाने संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार दलीय स्थिति, ये दलीय संरचना हमारे सामने आती है। तो आइए आते हैं अगले बिंदु पर, संविधान सभा का निर्वाचन। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि संविधान सभा में 292 सीटें तो है राज्यों की आवंटित और 4 सीटें हैं केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्रों की। इसका मतलब संविधान सभा में जो चुनाव हो रहा है वो 296 सीटों पर हो रहा है और ये चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 से संविधान सभा के चुनाव हुए और मतदान कर रही है प्रांतीय विधान परिषद। अब देखिए परिणाम किस प्रकार आया। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए कांग्रेस से। तो सर्वाधिक संविधान सभा में सदस्य आए कांग्रेस से और कांग्रेस से संविधान सभा को सीटें मिली 208, यानी 56 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। दूसरे स्थान पर रही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को अपेक्षानुरूप सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग दूसरे स्थान पर थी और अन्य जो सीटें थी, अन्य जो छोटे मोटे दल थे, अन्य दलों को मिली 7 सीटें और 8 सीटें निर्दलियों को भी मिली। तो निर्दलियों के खाते में आई है 8 सीटें। तो ये था 1946 का संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम। कुल सीटें हैं 296, कांग्रेस के खाते में आ रही है 208 सीटें, मुस्लिम लीग जीत रही है 73 सीटें, अन्य छोटे मोटे जो राजनीतिक दल है उनको एक सीट मिली, अभी उनकी भी चर्चा करेंगे, और लगभग 7 सीटें अन्य छोटे दलों ने जीती और निर्दलियों ने भी 8 सीटें जीती हैं। जैसे ये चुनाव परिणाम आया, मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत धक्का लगा, क्योंकि केवल 73 सीटों के साथ अब जिन्ना को आभास हो चुका है कि भारत के संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग की भूमिका नगण्य रहेगी, गौण रहेगी, और ये परिणाम कहीं न कहीं भारत के भावी राजनीतिक भविष्य को भी रेखांकित कर रहे हैं। अब जिन्ना को कहीं न कहीं समझ में आ चुका है कि भारत के भावी राजनीतिक भविष्य में जिन्ना और मुस्लिम लीग की भूमिका काफी कमजोर रहने वाली है। जिन्ना इस समय 2 मोर्चों पर लड़ रहा है मित्र। एक तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर वो गंभीर रूप से कैंसर रोग से ग्रसित है और लगभग मृत्यु की कगार पर है, हालांकि उसके द्वारा अपनी बीमारी को छिपाया गया है। और कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में राजनेताओं के द्वारा अपनी गंभीर बीमारियों को जनता से छिपाने का जो प्रावधान, जो कार्यक्रम है, ये ऐसा कहते हैं जिन्ना के माध्यम से प्रारंभ हुआ, जो आज भी राजनेताओं के द्वारा इसी तरह के मानसिकता को प्रदर्शित किया जा रहा है।
दूसरा जिन्ना राजनीतिक मोर्चे पर भी चुनाव हार रहा है। ऐसी स्थिति में जिन्ना ने यू टर्न लेते हुए संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जिन्ना के द्वारा यह घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य हैं जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव जीता है, वो भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, वो भारतीय संविधान सभा का बायकॉट करेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए पृथक पाकिस्तान। और उन्होंने पृथक पाकिस्तान की संविधान सभा का मांग रखा और इस प्रकार उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो वह राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा का बायकॉट किया, तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग ने। यहां से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकलता है मित्रों, और सिविल सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न मुख्य परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कि 1946 के संविधान सभा के चुनाव ने न केवल भारत में राजनीतिक अपितु भारत में भौगोलिक परिवर्तन भी कर दिए। इसका मतलब भारत का जो विभाजन हुआ, भारत में जो नया राजनीतिक परिदृश्य उभरा, उसके पीछे कहीं न कहीं 1946 के संविधान सभा के चुनाव थे। एक बार वापस से दोहरा दें, कुल सीटें संविधान सभा की 296, कांग्रेस ने जीती 208, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें, अन्य छोटे मोटे दलों ने एक सीट जीती, यानी 7 सीटें अन्य दलों को मिली और निर्दलियों को मिल रही है 8 सीटें। अब प्रमुख नेता और उनके द्वारा जो सीटें जीती गई है, जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं छोटे राजनीतिक दलों की, और तत्पश्चात कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की भी बात कर ली जाए। अन्य दलों में जो छोटे छोटे दल थे, उनमें से अधिकांश सदस्य कांग्रेस के समर्थन से जीते गए, और उसमें कुछ लोगों के नाम जाने। सोमनाथ लाहिड़ी, कम्युनिस्ट नेता है ये सोमनाथ लाहिड़ी, और सोमनाथ लाहिड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव जीत रहे हैं। तो दल है इनका कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल का एकमात्र सदस्य जो संविधान सभा में शामिल हुआ वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। कालांतर में इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल यानी पाकिस्तान चला गया, तो इनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई। परंतु संविधान के प्रारंभिक अधिवेशनों में सोमनाथ लाहिड़ी ने साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में भाग लिया है, और इनके निर्वाचन में कहीं न कहीं कांग्रेस का भी योगदान रहा है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीते। अन्य दलों में या गैर कांग्रेसी सदस्यों में बहुत बड़ा नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से चुनाव लड़ा हिंदू महासभा से। तो पार्टी का नाम हिंदू महासभा, लेकिन इनके निर्वाचन में भी समर्थन रहा था कांग्रेस का। गैर कांग्रेसी सदस्यों में एक और बड़ा नाम आता है बाबू जगजीवन राम का। हालांकि कालांतर में बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में शामिल हुए, और कांग्रेस में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी आप जानते हैं बाबू जगजीवन राम के नाम पर है। तो बाबू जगजीवन राम, और इनके दल का नाम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन, दलित या पिछड़े समुदाय का इनका संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन, और इनके सदस्य जगजीवन राम कांग्रेस के समर्थन से संविधान सभा में शामिल हुए। गैर कांग्रेसी सदस्यों में एक और बड़ा नाम आता है हंसा मेहता का। हंसा मेहता, दल का नाम था ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, इस दल से हंसा मेहता संविधान सभा में शामिल हुई, पर मैं फिर बता दूं कांग्रेस के समर्थन से। गैर कांग्रेसी सदस्यों में एक और बड़ा नाम आता है फ्रैंक एंथोनी का। फ्रैंक एंथोनी, और ये एंग्लो इंडियन सोसाइटी के थे। तो इनकी पार्टी का नाम एंग्लो इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ अन्य सदस्य रहे, छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सदस्य जो कांग्रेस के समर्थन से संविधान सभा में शामिल हुए। एक बार वापस से नाम दोहरा दें, सोमनाथ लाहिड़ी साम्यवादी पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन, हंसा मेहता ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस,
फ्रेंच एंथोनी एंग्लो इंडियन सोसाइटी, ये छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो कांग्रेस के समर्थन से संविधान सभा में शामिल हो रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं में सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा संयुक्त प्रांत से, आज का हमारा उत्तर प्रदेश, और संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में शामिल हुए। अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में चुनाव लड़ा पंजाब राज्य से, और पंजाब राज्य से निर्वाचित होकर मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल हुए। ध्यान रखें मित्रों, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बाइकआउट किया, परंतु ध्यान रखना ये निर्वाचित हुए संविधान सभा में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 73 सीटें जीती है मुस्लिम लीग ने, और उन 73 सीटों में एक सीट मोहम्मद अली जिन्ना की भी है। हालांकि ये एक अलग बात है कि इन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, संविधान का बाइकआउट कर दिया। तो जिन्ना पंजाब से संविधान सभा में पंजाब से निर्वाचित हुए थे। बात करें संविधान सभा में सबसे चर्चित और सबसे बड़े नाम की, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा में इनके निर्वाचन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों, और परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। आइए जाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा में इनका निर्वाचन। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और इनके राजनीतिक दल का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। हिंदी में आप इसे कहेंगे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। हिंदी नाम भी जानते हैं, अंबेडकर के राजनीतिक दल का नाम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ये डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक संगठन था। तो अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर किस राजनीतिक दल के माध्यम से संविधान सभा में शामिल हुए, तो आपका जवाब होगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था मित्रों कि 1945 में जब 11 राज्यों में प्रांतीय चुनाव हुए, अंबेडकर ने भी अपनी पार्टी के बैनर तले विभिन्न राज्यों से कई सारे सदस्यों को चुनाव में खड़ा किया, परंतु अंबेडकर को बिल्कुल सफलता नहीं मिली और केवल 2 ही सदस्य मद्रास से और बंगाल से अनुसूचित जाति संघ के सदस्य निर्वाचित हुए। या मैं अपने शब्दों में कह लूं या आपके शब्दों में कह दूं तो अंबेडकर के राजनीतिक दल के बैनर तले केवल 2 विधानसभाओं में विधायक निर्वाचित हुए, बंगाल से और मद्रास से। और इनके दल से बंगाल में बहुत बड़े नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करके निर्वाचित हुए थे और मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री पद पर भी थे। इन्हीं जोगेंद्र नाथ मंडल का मैं वापस से जिक्र करूंगा मित्रों, याद रखना है आपको। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अंबेडकर राजनीतिक दल अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। संविधान सभा के जब चुनाव हुए तो प्रारंभ में अंबेडकर ने बंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन अंबेडकर इस चुनाव में हार गए। अंबेडकर के लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत झटका था, क्योंकि अंबेडकर संविधान सभा में शामिल होना चाहते थे एक प्रभावी भूमिका के रूप में, लेकिन संविधान सभा में उनके दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसी स्थिति में बंगाल में जो इनके सदस्य या सहयोगी थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा अंबेडकर को यह सुझाव दिया गया कि वो बंगाल से चुनाव लड़े, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ में इनका राजनीतिक गठबंधन भी था। तो यहां से पूर्वी बंगाल से एक क्षेत्र है जैसुर खुलना, 2 जिले हैं मित्रों ये, जैसुर और खुलना का क्षेत्र पूर्वी बंगाल, आजकल बांग्लादेश में आते हैं। तो जैसुर खुलना क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में खड़े हुए और अच्छे वोटों से चुनाव में निर्वाचित हुए। तो इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित होते हैं और इस जैसुर खुलना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। पार्टी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, पर ध्यान रखें मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा में शामिल होते हैं।
परंतु कहानी यही खत्म नहीं हो जाती मित्रों, कहानी में फिर एक मोड़ आया। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन का जो प्रस्ताव दिया गया, 3 जून योजना दी गई। उस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। इसका मतलब जैसुर खुलना का क्षेत्र विभाजन के दौरान पाकिस्तान में आ जाता है और यही जैसुर खुलना यानी पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश भी कहलाता है। ऐसी स्थिति में जबकि डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा चुका है, इसका मतलब अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसी दौरान देखिए मित्रों, कहानी में फिर एक मोड़ आया। मैं बात कर रहा हूं बंबई राज्य की। देखिए आज का नाम है महाराष्ट्र, लेकिन पहले नाम था बंबई राज्य, क्योंकि आप जानते हैं प्रारंभ में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे, संयुक्त राज्य थे और नाम था बंबई राज्य, बंबई प्रांत, बंबई प्रेसिडेंसी। और बंबई प्रांत का एक क्षेत्र है पुणे, जिसे हम पूना कहते हैं, और ये सामान्य सीट थी और यहां से कांग्रेस के सदस्य एम.आर. जयकर निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा में सदस्य थे। लेकिन एम.आर. जयकर कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों से विरोधाभास रख रहे हैं। जयकर आप जानते हैं बहुत बड़े विधिवेता भी रहे और जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम लीग के प्रति नीति और भारत विभाजन की नीतियों के विरोधी रहे थे और इस वजह से एम.आर. जयकर ने पुणे की संविधान सभा की सीट से अपना त्याग पत्र दे दिया। यहां ध्यान रखें मित्रों, जयकर ने अंबेडकर की कारण संविधान सभा से त्याग पत्र नहीं दिया है, नेहरू के साथ राजनीतिक विरोधाभास की वजह से पुणे की सीट से अपना त्याग पत्र दे दिया। अब प्रश्न यह उठा कि पुणे की सामान्य सीट से जयकर के स्थान पर किसे पुनर्निर्वाचित किया जाए। यहां पर कांग्रेस के समक्ष कई सारे बड़े बड़े नाम आ रहे थे, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बी.एन. राव, आप जानते हैं बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, जो उस समय एक आईसीएस अधिकारी है और कालांतर में आप जानते हैं संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार भी बने। बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुझाव दिया गया कि क्यों न पुणे की रिक्त सीट से अंबेडकर को निर्वाचित कर दिया जाए कांग्रेस के समर्थन से। बी.एन. राव ऐसा कहना है कि भारत के संविधान के निर्माण में अंबेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए मित्रों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उस समय बंबई राज्य के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री यानी जो प्रीमियर थे, उसका नाम था बी.सी. खरे, बाल गंगाधर खरे। उस जमाने में राज्यों में प्रधानमंत्री यानी प्रीमियर हुआ करते थे, आजकल इन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं। तो कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री प्रीमियर थे बंबई राज्य के बी.सी. खरे, बाल गंगाधर खरे, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा खरे को एक पत्र लिखा गया और यह कहा गया कि अंबेडकर को पुणे की रिक्त सीट से कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जितवाया जाए ताकि संविधान सभा में उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। और इसी वजह से मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे की सामान्य सीट से संविधान सभा में निर्वाचित हुए कांग्रेस के समर्थन से। तो प्रारंभ में संविधान सभा में अंबेडकर की हार के पीछे कारण भी था कांग्रेस और कालांतर में अंबेडकर की संविधान सभा में एंट्री के पीछे भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस की। तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि अंबेडकर किस राज्य से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने, तो आपका जवाब होगा बंबई राज्य से और बंबई में भी पूना। क्योंकि प्रारंभ में आप जानते हैं, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था, बंगाल से निर्वाचित हुए थे, परंतु उनका निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो चुका था, वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा चुका था। अतः वापस जो उनका चुनाव हुआ बंबई राज्य से हुआ। तो मैं वापस से दोहरा दूं, अंबेडकर ने प्रारंभ में संविधान सभा का चुनाव लड़ा बंगाल से, पूर्वी बंगाल जैसुर खुलना क्षेत्र से, मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा में शामिल हुए। इनका निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो जाने पर पुणे की रिक्त सीट से जो एम.आर. जयकर के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुई थी, कांग्रेस के समर्थन से पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई संविधान सभा में सदस्य, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा के निर्वाचन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में वर्गीकरण कर रखा था,
एक तो थे राज्य यानी ब्रिटिश प्रांत, एक थे केंद्र शासित यानी संघ शासित क्षेत्र, और एक देशी रियासत है। और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान सभा में जो सीटें आवंटित हुई थी वो थी 296 टू 96। यहां से एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है मित्रों कि इन सदस्यों को समुदाय के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। सामान्य सीट नंबर 1 यानी सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 सिख। इसका मतलब प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों के 296 सदस्यों को समुदाय के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया, यानी उन सीटों को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया, सामान्य सीट, मुस्लिम सीट और सिख समुदाय की सीट। और कितनी सीटें इन्हें आवंटित हुई जरा इसके बारे में जान लें। सामान्य समुदाय के लिए आवंटित की गई 213 सीटें, मुस्लिम समुदाय के लिए आवंटित की गई 79 सीटें और सिख समुदाय के लिए आवंटित की गई 4 सीटें। तो इस तरह से आप कहेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों को समुदाय के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य समुदाय के लिए 213 सीटें, मुस्लिम समुदाय के लिए 79 सीट्स और सिख समुदाय के लिए 4 सीटें। ये कुछ बातें हुई संविधान सभा में। निर्वाचन किस प्रकार हुआ, कौन कौन सदस्य थे, सदस्य कहां से आए और किस प्रकार इन सारी सीटों का वर्गीकरण किया गया। यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और निकलते हैं मित्रों जो परीक्षा में न केवल उपयोगी है अपितु रोचक भी है। आइए इस संविधान सभा की सीटों से संबंधित कुछ और तथ्यों को निकालें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में 11 राज्यों के सदस्य शामिल रहे थे। अगर आपसे पूछे कि इन राज्यों में से सर्वाधिक सदस्य कहां से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे, तो हमारा जवाब होगा सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए, क्योंकि संयुक्त प्रांत इस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे ज्यादा सीटें आवंटित थी संयुक्त प्रांत को, और संयुक्त प्रांत से 55 सीटें, या यूं कहते हैं कि संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए। अब इसी का उल्टा पूछ ले कि संविधान सभा में सबसे कम सदस्य किस राज्य से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे, तो आपका जवाब होगा असम राज्य से। असम को केवल 8 सीटें मिली, यानी 8 सदस्यों ने असम राज्य से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें संयुक्त प्रांत से 55, संविधान सभा में सबसे कम सीटें असम से। अगर पूछा जाए कि देशी रियासतों में से सर्वाधिक सीटें किस रियासत को मिली, तो हमारा जवाब होगा हैदराबाद की रियासत। भारत की सबसे बड़ी रियासत, उस जमाने की सबसे शक्तिशाली रियासत हैदराबाद। और हैदराबाद को संविधान सभा में 16 सीटें आवंटित की गई थी, परंतु हैदराबाद के जो नवाब थे ओस्मान अली खान, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, और इसलिए ओस्मान अली खान ने प्रारंभ में संविधान सभा का बहिष्कार किया और अपने सदस्यों को संविधान सभा में भेजने से इनकार कर दिया। तो यहां से फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बने। वह राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा का बाइकआउट किया, जवाब होगा मुस्लिम लीग। वह देशी रियासत जिसने संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा की, तो नाम होगा हैदराबाद की रियासत और नवाब ओस्मान अली खान। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा है, सरदार पटेल के प्रयासों से भारतीय सेना के द्वारा इसी हैदराबाद रियासत में एक सैन्य कार्रवाई की गई जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं, सितंबर 1948। और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को जीता, हैदराबाद को भारत में शामिल किया। तो आज हैदराबाद भारत का भिन्न अंग है, कहीं न कहीं ऑपरेशन पोलो और सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से। और कालांतर में हैदराबाद से 16 सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल होते हैं। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो आइए जाने संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। यहाँ पर कई सारे विवादित चीजें पढ़ने को मिलती है अलग अलग किताबों में, गाइड्स में और नोटबुक में। तो आइए संविधान सभा में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर भी विचार कर लिया जाए।
अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो हमारा जवाब होगा संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी जो निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंची। परंतु यहां से फिर एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस प्रथम अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया? हमारा जवाब होगा कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो फिर एक प्रश्न उठा आपके दिमाग में कि जब 15 महिलाएं संविधान सभा में निर्वाचित थी, तो 10 महिलाओं ने क्यों प्रथम अधिवेशन में भाग लिया? इसका कारण जान लें मित्रों कि संविधान सभा में वो 10 महिलाएं थी जो 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उस समय संविधान सभा में निर्वाचित हो चुकी थी। और उन 10 महिलाओं में मैं आपको नाम बता दूं: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलुथन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सरोजिनी नायडू और लीला रे। ये 10 वो महिलाएं थी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल होती है। 5 महिलाएं कालांतर में संविधान सभा में निर्वाचित हुई। वो 5 महिलाएं कौन थी, जरा उनके नाम भी जान लें। उन 5 महिलाओं में नाम आता है राजकुमारी अमृत कौर का, विजय लक्ष्मी पंडित, रेणुका रॉय, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी। ये 5 वो महिलाएं हैं जो कालांतर में संविधान सभा में निर्वाचित हुई, बाद में निर्वाचित हुई। इसका मतलब संविधान सभा में कुल महिलाएं 15, परंतु प्रथम अधिवेशन में भाग लेती है 10 महिलाएं। इन महिलाओं में से भी 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है। इन 15 महिलाओं में से अगर हमसे पूछा जाए कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन, तो जवाब होगा बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल के भी इसलिए भी जान ले मित्रों कि बेगम एजाज रसूल मुस्लिम लीग से संविधान सभा में शामिल हुई, परंतु जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तो बेगम एजाज रसूल ने भी संविधान सभा का बायकॉट किया। परंतु भारत विभाजन के पश्चात ये भारत में रही संयुक्त प्रांत से पुनः निर्वाचित हुई और संविधान सभा में शामिल हुई। तो बेगम एजाज रसूल आप कहेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला, और ये संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुई। हालांकि संविधान सभा में कुछ और मुस्लिम महिलाएं भी मुस्लिम लीग के बैनर तले संविधान सभा में निर्वाचित हुई थी, परंतु उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने संविधान की बैठकों में भाग नहीं लिया। तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम लीग की आप कहेंगे कि सदस्य थी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है मित्रों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बायकॉट किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुस्लिम लीग के सारे 73 सदस्यों ने संविधान सभा का बायकॉट किया, ऐसा नहीं है। कुछ सदस्य भारत में रहे, भारत में रुके और भारत की संविधान सभा में शामिल हुए। इन 15 महिलाओं में से देसी रियासतों से भी एकमात्र महिला प्रतिनिधि रही है। तो आइए जाने कि संविधान सभा में महिलाओं में से देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन? तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र महिला एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी, और ये एनी मस्करीनी त्रावणकोर कोची की रियासत, त्रावणकोर जिसे आजकल हम केरल कहते हैं, त्रावणकोर कोची संघ, इस त्रावणकोर कोची संघ से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल होने वाली देसी रियासतों की एकमात्र महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीनी। एक बार वापस जल्दी से दोहरा दें, संविधान सभा में कुल महिलाएं निर्वाचित हुई 15, प्रथम अधिवेशन में भाग लिया 10 महिलाओं ने, और इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से। देसी रियासतों से एकमात्र महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीनी जो त्रावणकोर कोची संघ से शामिल हुई। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों कि इन 15 महिलाओं में से सर्वाधिक 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुई। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से या प्रांत से निर्वाचित हुई, तो जवाब होगा संयुक्त प्रांत से। अर्थात 15 महिलाओं में से 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल होती है। और इन महिलाओं में से अनुसूचित जाति की एकमात्र महिला थी
दक्षयानी वेलुथन। दक्षयानी वेलुथन जो मद्रास प्रांत से संविधान सभा में निर्वाचित हुई थी। तो ये कुछ आपके रोचक आंकड़े महिलाओं के संबंध में संविधान सभा में। अब बात आती है कि संविधान सभा में राजस्थान के कितने प्रतिनिधि थे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उभर कर निकलता है। एक बात जान ले मित्रों, संविधान सभा का गठन हो रहा है 1946 में। संविधान का निर्माण 1949 तक हो चुका है। ये वो दौर है जब आप कहेंगे कि राजस्थान नाम का कोई भी नाम अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान देसी रियासतों में शामिल है और 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 चिटसिट प्रदेश यानी ठिकाने, यानी जिसको आप मोटे तौर पे सामान्य शब्दों में राजपूताना के नाम से पुकारते हो। तो आइए जाने कि राजपूताने की रियासतों से कितने सदस्य किन किन रियासतों से संविधान सभा में शामिल हुए, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें संविधान सभा में राजस्थान की भूमिका, राजपूताना की भूमिका या राजस्थान की रियासतों में से संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा और राजस्थान, देसी रियासतों के रूप में इस समय राजस्थान को जो कुल सीटें मिली है, कुल जो प्रतिनिधित्व है, वो कुल प्रतिनिधित्व था 12 सीटों का। इन 12 सीटों में से ध्यान रखें एक निर्वाचित सीट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 4 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो मैंने अभी एक नाम लिया है अजमेर मेरवाड़ा, जो हमारे राजस्थान का एक क्षेत्र है। इसका मतलब इन 12 सीटों में से एक सीट निर्वाचित है और वो सीट थी अजमेर मेरवाड़ा की। अजमेर मेरवाड़ा में इस समय विधान परिषद बनी हुई है मित्रों, जो धारा सभा के नाम से जानी जा रही है। तो धारा सभा के द्वारा जिस व्यक्ति का अजमेर से संविधान सभा में निर्वाचन किया गया, वो व्यक्ति थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो राजस्थान से एकमात्र संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कहां से? तो आप कहेंगे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से। और निर्वाचन कौन कर रहा है? यहाँ की प्रांतीय विधान परिषद धारा सभा के माध्यम से हो रहा है। और शेष जो 11 सदस्य थे वो आप कहेंगे मनोनीत सदस्य थे। तो इस प्रकार देखिए, राजस्थान को जो कुल सीटें आवंटित हो रही है, राजस्थान की देशी रियासतों को संविधान सभा में जो कुल सीटें आवंटित हो रही है, वो वास्तव में 11 सीटें हैं जो मनोनीत हो रही है और एकमात्र सीट जो निर्वाचित है राजस्थान से अजमेर मेरवाड़ा की। तब यूं भी कह सकते हो कि राजपूताना से 12 सदस्य आवंटित हुए। राजस्थान की रियासत और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर संविधान सभा में कुल 12 सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला। एक निर्वाचित सदस्य की भी हमने बात की, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और शेष अन्य 11 सदस्य थे मनोनीत सदस्य। जरा जान लें ये मनोनीत सदस्य कौन थे। आइए उन 11 मनोनीत सदस्यों की बात करें, जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं। मनोनीत सदस्यों में सबसे पहला नाम हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, और जैसा कि आप जानते हैं जयपुर प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता रहे हैं हीरालाल शास्त्री। और दूसरा नाम वीटी कृष्णाचार्य। हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णाचार्य, और ये दोनों के दोनों ही सदस्य जयपुर रियासत से संविधान सभा में शामिल होते हैं जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में तीसरे जो सदस्य हैं वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। संविधान सभा में जो चौथे सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ये दोनों मेवाड़ रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुए। अगले जो सदस्य थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास संविधान सभा में जोधपुर के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो जयनारायण व्यास जोधपुर। संविधान सभा में अगले सदस्य जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये बीकानेर रियासत से, बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुए। अगले सदस्य रामचंद्र उपाध्याय।
रामचंद्र उपाध्याय। मूलतः अलवर के हैं रामचंद्र उपाध्याय, पर मत्स्य संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हो रहे हैं। तो प्रतिनिधि है मत्स्य संघ और रियासत अलवर। अगले जो सदस्य थे राज बहादुर भरतपुर से है, पर ये प्रतिनिधि है मत्स्य संघ के। इसका मतलब रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, राज बहादुर भरतपुर से, और ये दोनों के दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मत्स्य संघ के। संविधान सभा के अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें, अगले सदस्य थे लेफ्टिनेंट कर्नल दलैल सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल दलैल सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल दलैल सिंह कोटा के प्रतिनिधि के रूप में, राजस्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल होते हैं। अगले जो सदस्य रहे हैं सरदार सिंह खेतड़ी, सरदार सिंह खेतड़ी, और सरदार सिंह खेतड़ी पूर्वी राजस्थान संघ यानी पूर्वी राजस्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल होते हैं। और अंतिम जो 11वें व्यक्ति है वो है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा टोंक के हैं, और ये पूर्वी राजस्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल होते हैं। अब एक बार वापस से जान लें राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। सबसे पहले तो हमने बात की राजस्थान से निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जो 11 मनोनीत सदस्य हैं उनमें हमने बात की हीरालाल शास्त्री और बीटी कृष्णाचारी जो जयपुर प्रजा मंडल के प्रतिनिधि हैं, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जयनारायण व्यास जोधपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जसवंत सिंह बीकानेर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, राज बहादुर भरतपुर से यानी मत्स्य संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल दलैल सिंह कोटा के प्रतिनिधि के रूप में, सरदार सिंह खेतड़ी राजस्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में है, और गोकुलाल असावा पूर्वी राजस्थान संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 11 मनोनीत सदस्य और प्लस 1 निर्वाचित, राजस्थान को 12 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मिला। परंतु यहां से एक रोचक आंकड़ा और भी निकल करके आता है मित्रों, इन रियासतों ने प्रारंभ में किसी और को संविधान सभा में मनोनीत किया और फिर उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को मनोनीत किया। तो इस तरह से सदस्यों की संख्या तो वही 11 रह रही है, परंतु व्यक्तियों के नामों में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, मैं सबसे पहले बात करूं जोधपुर की। जोधपुर ने सर्वप्रथम संविधान सभा में CS वेंकटाचार्य को मनोनीत किया और कालांतर में वेंकटाचार्य के स्थान पर जयनारायण व्यास को संविधान सभा में भेजा। इसी प्रकार मैं मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ रियासत के द्वारा सर्वप्रथम माणिक्यलाल वर्मा के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य को संविधान सभा में भेजा गया और कालांतर में टी विजय राघवाचार्य के स्थान पर माणिक्यलाल वर्मा को संविधान सभा में भेजा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर रियासत ने प्रारंभ में जसवंत सिंह के स्थान पर KM पन्नीकर को संविधान सभा में मनोनीत किया, KM पन्नीकर को, और कालांतर में पन्नीकर के स्थान पर जसवंत सिंह को संविधान सभा में भेजा। तो अगर पूछे कि कितने व्यक्तियों ने संविधान सभा में भाग लिया, तो आप देखिए 11 और ये 3 14 और एक निर्वाचित यानी टोटल 15 सदस्य बन जाते हैं। तो एक बार मैं वापस से दोहराऊं, अगर यहां से सीधा सा प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में राजस्थान को कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व मिला, तो हमारा जवाब होगा कि 11 मनोनीत सीटें, एक निर्वाचित सीट, यानी राजस्थान को कुल 12 सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया। परंतु इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ ले कि राजस्थान के कितने व्यक्तियों ने, कितने सदस्यों ने संविधान निर्माण में भाग लिया, या कितने लोगों ने संविधान निर्माण में योगदान दिया, या वो राजस्थान के सदस्य जिन्होंने संविधान सभा की बैठकों में भाग लिया, तो कुल नाम बढ़कर हो जाते हैं 15, यानी 12 सदस्य तो ये और 3 नाम और जुड़ जाते हैं,
डी विजय राघवाचारी, सी एस वेंकटाचारी और के एम पन्नीकर, जिन्होंने अल्पकाल के लिए ही सही संविधान सभा में भाग लिया, संविधान की बैठकों में भाग लिया। तो इस प्रकार आप संपूर्ण रूप से बात करें तो राजस्थान के कुल 15 सदस्य किसी न किसी रूप में संविधान सभा में शामिल रहे हैं। परंतु कैबिनेट मिशन के तहत पूछा जाए कि राजपूताने को या राजस्थान की देशी रियासतों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कितने क्षेत्र मिले, तो आप कहेंगे 12, यानी 11 मनोनीत सीटें रही और 1 निर्वाचित सीट। तो ये थी संविधान के निर्माण में राजस्थान की भूमिका। आते हैं अंतिम बात पर। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने न केवल संविधान सभा का बाइकआउट किया, परंतु पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर एक उग्र और हिंसक आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उस आंदोलन को नाम दिया सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर जो कार्यक्रम प्रारंभ किया उसको नाम दिया सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, और तारीख थी 16 अगस्त 1946। जिन्ना ने अपने भड़काऊ भाषणों के माध्यम से, अपने अखबार द डॉन की सहायता से मुसलमानों को भड़काने का काम किया और इसी का परिणाम निकला कि 16 अगस्त 1946 से मुस्लिम लीग द्वारा जो शासित क्षेत्र था बंगाल, वहां से जोरदार हिंसक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए और कालांतर में मुस्लिम लीग द्वारा यह प्रायोजित हिंसा संपूर्ण भारत में फैल गई। इस हिंसक कारणों की वजह से आप जानते हैं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। उसी दौरान भारत में नए गवर्नर जनरल आए लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून योजना दी गई, जिसे हम 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में 2 मुख्य प्रावधान थे। नंबर 1, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन कर दिया जाए और मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान बना दिया जाए। जब मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान बनेगा, इसका मतलब भारत की संविधान सभा के स्वरूप में और प्रकृति में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य भारत में नहीं रहेंगे, वो पृथक पाकिस्तान में रहेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 3 जून योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन आया। जिस कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया, 3 जून योजना में यह कहा गया कि अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटाकर 324 रखी जाएगी, यानी अब नए निर्वाचन क्षेत्र होंगे। अब संविधान सभा का नया वर्गीकरण होगा और संविधान सभा में कुल सदस्य रहेंगे 324। मैं स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहा हूं मित्रों। 31 अक्टूबर 1947 को भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, यानी वापस से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और अब यह प्रावधान किया कि संविधान सभा में अब 299 सदस्य रखे जाएंगे और इन 299 सदस्यों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ कि इनमें से 229 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित होंगे और 70 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। तो एक बार वापस से दोहरा दूं, स्वतंत्रता के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इस पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य रखे गए। इनमें से 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य रियासतों से मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार आपने देखा कि भारत की संविधान सभा में 3 बार परिवर्तन आया। प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना, उसके तहत संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए। कालांतर में माउंटबेटन योजना आई, 389 के स्थान पर 324 सदस्यों का संविधान सभा में प्रावधान किया गया और अंत में पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्यों को रखा गया। इस प्रकार ये वो लोग हैं भारत की संविधान सभा के जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। संविधान सभा का इतिहास, संविधान सभा का गठन हमारे लिए जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। 2 वजहों से जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, परीक्षा के लिए उपयोगी है और भिन्न भिन्न रूप से इससे जुड़ी हुई सूचनाएं और तथ्य परीक्षा में पूछी जाती है, और दूसरा
भावनात्मक रूप से भी इसे जानना और पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज हम जो भारत का संविधान पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं कितने विकट और कितनी विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। एक तरफ दंगे और भारत के विभाजन की त्रासदी और दूसरी ओर भारत के संविधान का निर्माण। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, भारत की संविधान सभा का इतिहास और संविधान सभा का गठन। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां थी और किन तिथियों में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ, इसको पढ़ेंगे आगामी कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।